बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। राइट हो गया, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन कि कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कि अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलुबिलिटी को, उसकी आयोनाइजेशन को डिक्रीज़ किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, किसके थ्रू? एक कॉमन आयन के थ्रू, जिसे हमने बाहर से लिया, ठीक है, उसे सोल्यूशन के अंदर ऐड किया, तो इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का। या यूँ भी कह सकते हैं डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलुबिलिटी को कम करें या आयोनाइजेशन को कम करें, किसके थ्रू? कॉमन आयन के थ्रू। तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? कॉमन आयन इफेक्ट का। या और तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। वो कहता है डिक्रीज इन द सोलुबिलिटी, ठीक है, जितनी ज़्यादा कोई जिससे इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा वो सोलुबल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी सोलुबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर आयोनाइजेशन कम होती है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी सोलुबिलिटी कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं डिक्रीज इन द सोलुबिलिटी और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, अगर एक सोल्यूशन मौजूद है, अगर हम उसकी सोलुबिलिटी या आयोनाइजेशन को कम कर रहे हैं, किसके थ्रू? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उस सोल्यूशन के अंदर ऐड करके, अब उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास होना क्या चाहिए? कॉमन आयन होना चाहिए, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर एक आयन है तो वो एक आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए। उस आयन को हम क्या नाम देंगे? कॉमन आयन का नाम देंगे। और उसकी वजह से, कॉमन आयन की वजह से, ठीक है, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलुबिलिटी आयोनाइजेशन कम हो रही है तो इस इफेक्ट को हम नाम देंगे कॉमन आयन इफेक्ट का। तो डिक्रीज अगर हो रही है सोलुबिलिटी, आयोनाइजेशन, ठीक है, किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किस वजह से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने की वजह से, जिसके पास कॉमन आयन है, तो देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। NaCl को जैसे ही वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो NaCl हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट है। तो जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे स्टेबल साल्ट को, NaCl को, वाटर के अंदर, तो ये आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर सोडियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे, ठीक है। तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, NaCl की आयोनाइजेशन होगी, ठीक है, साथ साथ रिवर्स रिएक्शन भी होता रहेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर NaCl भी बनाते रहेंगे। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चलता रहेगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हमने NaCl को ऐड किया तो वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसकी आयोनाइजेशन हो गई और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, क्योंकि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो NaCl है ये बेसिकली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि NaCl क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो दूसरा हमने हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो क्या? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब जैसे ही इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन होती है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं और क्या बनते हैं? क्लोराइड आयन बनते हैं। राइट हो गया। तो HCl को वाटर में ऐड करने से ही हमारे पास उसकी आयोनाइजेशन हो गई। अब हमें पता है कि हमारे पास NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है और HCl हमारे पास क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ भी HCl में भी बेसिकली क्या होगा? ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा, रिवर्स रिएक्शन चलेगा। अब देखें कि इन दोनों के अंदर कॉमन आयन क्या है, ठीक है। हमने कहा था ना कि ये एक सोल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, हमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ऐड किया। HCl के पास कॉमन आयन कौन सा है? ये क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव, मतलब कि क्लोराइड आयन क्या है? हमारे पास कॉमन आयन है। अब देखें प्रोडक्ट के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, NaCl से भी क्लोराइड नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और HCl से भी क्लोराइड आयन आ रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ली चैटल प्रिंसिपल के मुताबिक अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है, ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज।
ठीक है। अब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन किसका बढ़ेगा, ठीक है, उसका जो हमारे पास क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने क्लोराइड आयन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रही हैं, इन्हें हमने कम करना है। अब कम किस तरह होंगे, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्रोजन और क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है, क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करे और HCl बना दे, ये रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार इंक्रीज हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करके दोबारा क्या बना लें, ठीक है, अनआयोनाइज्ड NaCl बना लें। लेकिन हमने देखना है कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएगा कौन, हमारे पास वो स्पीशीज जाएगी जो हमारे पास के वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारे पास, NaCl। तो इस वजह से सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl। तो अब ये देखिए हमारे पास हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलुबिलिटी को कम कर दिया, ठीक है, किस वजह से कम किया, किस वजह से कम किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके जिसके पास कॉमन आयन क्लोराइड आयन मौजूद था, ठीक है। तो हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलुबिलिटी को कम किया, ठीक है, बाय एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, के सोडियम क्लोराइड को हम किस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये देखें वो कहते हैं कि फर्स्टली आप ये करें, प्रीपेयर करें अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। ब्राइन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, कि अगर वाटर के अंदर हम NaCl को ऐड करते जाएं एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मजीद NaCl या टेबल साल्ट वाटर के अंदर ऐड डिजोल्व नहीं होगा, सोलुबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन प्रीपेयर होगा उसे हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब के ब्राइन का। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ब्राइन को तैयार करना है। नेक्स्ट क्या करना है, पास करनी है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू द सैचुरेटेड ब्राइन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इसमें से पास करेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ही NaCl को वाटर के अंदर डाला वो भी आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो भी आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने NaCl को हासिल करना है, उसको प्रेसिपिटेट करना है, उसे प्यूरीफाई करना है। तो होगा क्या, ठीक है, हमारे पास जैसे ही हम ब्राइन सोल्यूशन तैयार करेंगे, NaCl को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये बेसिकली आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, NaCl से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर, राइट हो गया। अब ये बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगा, रिवर्स रिएक्शन भी। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे, और रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, NaCl। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो देन क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट लेस सोलुबल है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, Kc इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NaCl की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करवाया, तो उसकी भी आयोनाइजेशन होगी, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो अब हम देखें कि हमारे पास क्लोराइड आयन क्या है, कॉमन आयन है, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ली चैटल प्रिंसिपल के मुताबिक रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमने Kc की वैल्यू को क्या करना है, मेंटेन। जब इधर से भी Cl आ रहा है, इधर भी Cl नेगेटिव आ रहा है, क्लोराइड आयन आ रहा है, तो Kc की इक्वेशन के अंदर देखें कि अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो Kc की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, क्लोराइड आयन, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, NaCl बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि NaCl हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, गैस है, वो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोर सोलुबल है। समझ आ गई इस बात की। तो अब ये इसका तो ये तो रिवर्स जाएगा नहीं, ठीक है। तो कौन रिवर्स जाएगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो लेस सोलुबल होगा। तो हमने क्या किया, आयोनाइजेशन को सप्रेस कर दिया, ठीक है, किस वजह से, कॉमन आयन की वजह से, जो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। तो अगर हम डिक्रीज कर देते हैं आयोनाइजेशन ऑफ, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस तरह ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऑन पासिंग HCl गैस, जैसे ही हमने HCl गैस को पास किया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इंक्रीज, ठीक है। HCl को पास किया तो यहाँ से भी क्लोराइड आयन आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर NaCl क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द सॉल्यूशन टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रिएक्ट करके हमारे पास अनआयोनाइज्ड NaCl बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, और इसकी क्या हो जाती है, प्यूरिफिकेशन हो जाती है। ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, कॉमन आयन इफेक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, हमारे पास
ये इक्वेशन शो की गई है कि किस तरह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, अनआयोनाइज्ड CpC बना रहे हैं। तो हम इस तरह इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडिशन हो अगर हम करें किसकी, कॉमन आयन की, किसके अंदर, सोल्यूशन ऑफ लेस सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देता है इट्स आयोनाइजेशन, उसकी आयोनाइजेशन को। तो एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन टू द सोल्यूशन ऑफ अ लेस सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस मतलब डिक्रीज इट्स आयोनाइजेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड CpC इंक्रीज, और इस इफेक्ट की वजह से जो अनआयोनाइज्ड CpC होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विच में कम आउट एज अ प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट बनकर सोल्यूशन से बाहर आ जाता है। समझ आ गई इस बात की। तो अगर वो कहता है कि लेस सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हम कॉमन आयन को ऐड करते हैं, जिस तरह हमारे पास ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या लेस सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट था, इसके अंदर हमने कॉमन आयन को ऐड किया Cl नेगेटिव को, कब, जब HCl को पास कराया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन स्टॉप हो गई, डिक्रीज हो गई, और इसकी जो कंसंट्रेशन थी NaCl की अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बनकर अलग हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास मोर एग्जांपल है कॉमन आयन इफेक्ट की। सबसे पहले हमारे पास है, ये देखिए, पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है। अगर पोटाशियम क्लोरेट को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है, K पॉजिटिव और ClO3 नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमारे पास की एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और लेस सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इसके सॉल्यूशन के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं जो ज़्यादा सोलुबल है, ठीक है, तो वो भी आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अब इसके अंदर देखें KCl हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या मोर सोलुबल है, ठीक है। अब इसके अंदर कॉमन आयन हमारे पास कौन से हैं, पोटाशियम आयन। अब क्या होगा, ठीक है, जैसे पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए K पॉजिटिव और ClO3 नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे और ये अनआयोनाइज्ड CpC मतलब KClO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए KClO3 नेगेटिव जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ये लेस सोलुबल है उसकी आयोनाइजेशन डिक्रीज हो गई, ठीक है, ड्यू टू द कॉमन आयन फ्रॉम द KCl फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझा किस बात की। तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, कॉमन आयन इफेक्ट की। तो वो कहते हैं कि सोलुबिलिटी ऑफ लेस सोलुबल साल्ट, ठीक है, हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट लेस सोलुबल साल्ट, इसकी सोलुबिलिटी कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, किस वजह से, बाय द एडिशन ऑफ मोर सोलुबल साल्ट KCl, ठीक है, ज़्यादा सोलुबल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl को ऐड करने की वजह से, बाय द कॉमन आयन इफेक्ट। कौन से इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट वो कहते हैं पोटाशियम आयन के हमारे पास कॉमन आयन है तो आयोनाइजेशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इज सप्रेस्ड, ठीक है, तो KClO3 की आयोनाइजेशन, ठीक है, सोलुबिलिटी सप्रेस डिक्रीज हो जाती है और वो एज अ प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, राइट हो गया। तो जैसे हमारे पास, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन चलेगा, K पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव रिएक्ट करके KClO3 बनाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप बेसिक रेडिकल, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर जब आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे साल्ट एनालिसिस का, ठीक है, साल्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि साल्ट किस वजह से बनता है, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो हमारे पास एसिड से एसिड रेडिकल आता है और बेस से बेसिक रेडिकल आता है। समझ आ गई इस बात की। तो हमने क्या करना है, सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल को एनालाइज करना है, ठीक है, उनको प्रेसिपिटेट करवाना है, ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल होते क्या हैं। एक बात याद रखें, साल्ट के अंदर दो रेडिकल्स मौजूद होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ठीक है। जो हमारे पास बेसिक रेडिकल है, ठीक है, इनके 6 हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं कौन कौन से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये देखिए कॉपर आयन, कैडमियम आयन, ठीक है, लेड आयन, मरकरी आयन, बिस्मथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आर्सेनिक आयन, ठीक है, एंटीमोनी, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास टीन, ये सारे के सारे क्या सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल हैं। हम लोगों ने इनको प्रेसिपिटेट करना है, ठीक है, हम इनकी एनालिसिस करवानी है, किस वजह से, किसके थ्रू, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू। तो हमारे पास ये ग्रुप जो रिएजेंट्स हैं ये आपने याद रखना है कि इस एनालिसिस सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल की एनालिसिस के अंदर, साल्ट एनालिसिस के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट इस्तेमाल हम करते हैं वो कौन से हैं। वो हमारे पास डिल्यूट, हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और स्ट्रॉन्ग HCl, ये दो तरह के रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, डिल्यूट H2S और प्लस HCl। अब होगा क्या कि हमारे पास ये सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल जो प्रेसिपिटेट होंगे तो वो ये बेसिकली सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
तो अब हमें क्या चाहिए, प्रेसिपिटेशन के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। ठीक है, कि अगर हमने इनको प्रेसिपिटेट करना है, अलग करना है इन आयन्स को, ठीक है, सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को, तो हमें सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन चाहिए सोल्यूशन के अंदर वो कम चाहिए। तो वो कहता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन्स हेल्प टू डू द प्रेसिपिटेशन ऑफ रेडिकल्स ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स ड्यूरिंग द साल्ट एनालिसिस, कि साल्ट एनालिसिस के दौरान, ठीक है, सेकंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उन्हें प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हमें जो हमारे पास सल्फाइड आयन है उनकी कम कंसंट्रेशन चाहिए, डिक्रीज कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो डिल्यूट H2S है ये आयोनाइज होगा। ठीक है, आयोनाइज के बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि H2S एज कम्पेयर टू HCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब उसी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग HCl को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग HCl को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये भी आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, अब देखें कि इसके अंदर हमारे पास कॉमन आयन क्या है, वो है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, कॉमन आयन्स हैं। अब हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कॉमन आयन इफेक्ट अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के इंक्रीज होने की वजह से। तो हाइड्रोजन और सल्फाइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, दोबारा H2S। तो जब ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो ये सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। समझ आ गई इस बात की कि HCl डालने की वजह से कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब हमने इसको कम करना है, तो ली चैटल प्रिंसिपल के मुताबिक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, वो उसका रिवर्स जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेंगे। राइट हो गया। तो हमें क्या रिक्वायर्ड था, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम करनी थी, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, जैसे इसकी कंसंट्रेशन लो होगी तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, उनकी प्रेसिपिटेशन हम करवा सकते हैं। राइट हो गया। तो ये भी किसकी एप्लीकेशन है, कॉमन आयन इफेक्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल। ठीक है, साल्ट एनालिसिस अगर कर रहे हैं और थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को अगर हम लोगों ने प्रेसिपिटेट करना है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं कौन कौन से। एल्यूमिनियम के आयन, क्रोमियम और आयरन के आयन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं, इन्हें हम लोगों ने प्रेसिपिटेट करना है। जैसे सेकंड ग्रुप के आयन्स को, रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करना होता था, ठीक है, तो उसके लिए सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन हम लोगों ने कम करनी थी। तो अगर हम लोगों ने यहाँ इन थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करना है, अलग करना है, तो फिर हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम करनी है। ठीक है, तो पहले हम ग्रुप रिएजेंट देख लेते हैं। वहाँ हमारे पास क्या होता है, H2S और HCl। यहाँ हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ठीक है, जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है, और जो अमोनियम क्लोराइड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आ गई इस बात की। तो हमने क्या करना है, इन ग्रुप रिएजेंट को इस्तेमाल करके सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को कम करना है। राइट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि दिस लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम हो तो वो हेल्प करती है प्रेसिपिटेशन ऑफ रेडिकल्स ऑफ थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल ड्यूरिंग द साल्ट एनालिसिस। के थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल को साल्ट एनालिसिस के दौरान अगर हम लोगों ने प्रेसिपिटेट करना है तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या चाहिए, कम चाहिए। अब हम कम किस तरह करेंगे, हमें पता है कि सोल्यूशन के अंदर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेसिकली आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, अमोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि NH4OH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये लेस सोल्यूबल है। अब हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, कौन सा, NH4Cl, तो इसकी भी आयोनाइजेशन हो जाएगी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन आयन यहाँ क्या है, ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज़्यादा सोल्यूबल है, तो कॉमन आयन कौन सा हो गया, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये कॉमन आयन है, NH4OH से भी आ रहा है और NH4Cl से भी आ रहा है। ठीक है, अब Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट या लेस सोल्यूबल जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, ली चैटल प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसके जो प्रोडक्ट थे NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके दोबारा अनआयोनाइज्ड CpC बना लेंगे, NH4OH बना लेंगे। जब ये बन जाएगी तो इधर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें भी तो यही चाहिए था, हम कहते थे कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो। अब ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कब कम हुई, जब हमने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH के सोल्यूशन के अंदर NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसके पास कॉमन
आयन अमोनियम आयन प्रेजेंट था और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमारे पास इसकी आयनाइजेशन NH4OH की कम हो गई, ठीक है, और ये बेसिकली हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, जिसकी मदद से अब हम, ठीक है, थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चौथी एप्लीकेशन है कि कॉमन आयन इफेक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन को हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने साल्ट एनालिसिस करवाई, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बफर, और बफर बनाने में बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन थी और मुख्तलिफ एप्लीकेशन उसकी थी, जो हम मतलब के मुख्तलिफ, ठीक है, रिएक्शन में, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में और बफर बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। राइट हो गया।